बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर मौजूद हैं। आज जुमरात 7 नवंबर है। एक दिन हो चुका अमेरिका में सदारती इंतखाबात को, और ये बात वाज़ेह हो चुकी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए सदर होंगे। बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो पाकिस्तान में हालात, पाकिस्तान में अदालती मामलात, सियासी मामलात शायद उस तरीके से नहीं चलेंगे, इनमें तब्दीली आएगी। और आज पहली मुलाकात हुई है नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की उन जजेस से जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान के मेजॉरिटी केसेस इस वक्त वो लोग सुन रहे हैं। और भी कुछ केसेस हैं उनके पास, लेकिन जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनके पास जो केसेस हैं उनमें आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2022-25 मई जो पहला उनका लॉन्ग मार्च था टुवर्ड्स इस्लामाबाद, उस वक्त जो इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे उनके ऊपर ATA के तहत, एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो केसेस फाइल होना शुरू हुए, और उनमें बेशुमार ऐसे हैं कि जिनका अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। इस पहली मुलाकात के अंदर क्या हुआ, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, इसके हवाले से और इस वक्त जो पाकिस्तान के ऐवान अदल का मंजरनामा है उस पर बात करते हैं। साकिब बशीर साहब के पास कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। साकिब बशीर साहब, क्या आज उस मुलाकात का बड़ा इंतज़ार हो रहा था? अच्छा, वैसे मैं ज़िम्नन एक बात कह दूँ कि एक मुलाकात और है जिसका इंतज़ार है कि अभी उसकी कहानी सामने आए, वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की रिकॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी, नई कमेटी जिसमें अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान ऐड हो गए हैं जस्टिस मुनीब अख्तर के बाद। उसकी कहानी अब से कुछ ही देर में सामने आ जाएगी, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। जी साकिब बशीर साहब, आज की पहले दिन जब जस्टिस याहिया आफरीदी ने हलफ लिया तो हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने 4 काम किए। एक तो फुल कोर्ट बुलाई थी, वो मंडे को हो गई। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास उन्होंने बुलाया था जिसकी मीटिंग कल होनी है। एक उन्होंने जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं मुल्क भर की, उनके इंतज़ामी जजेस जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनको बुलाया था आज, उसका आज इजलास हुआ है, उस पर जो है वो हम बात करते हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो थी उसकी तश्कील 9 की थी। तो ये 4 काम उन्होंने 26 अक्टूबर को किए थे। और जुडिशल कमीशन का इजलास पर बाद में बुलाया, बाद में जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया। और आज का जो इजलास है मुख्तलिफ हवालों से उसकी बहुत अहमियत है। हम पहले भी बात करते रहे हैं कि एक तो जो इमरान खान PTI के ख़ास तौर पर बड़े अहम केसेस 9 मई से मुतल्लिक़ केसेस, उनकी मेजॉरिटी अक्सरियती केसेस जो है वो पंजाब की, अगर लाहौर बात की जाए, पिंडी, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, तो केसेस उनके मेजॉरिटी केसेस PTI के हैं इस वक्त। और दूसरा इसमें एलिमेंट ये भी था कि माजी में जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज हैं वो मुदाखलत की बात करते रहे हैं, और उन्होंने एक बड़ा खुला खत लिखा था और उस खत में बड़े इंकशाफात किए गए थे। और उस वक्त के जी और उनके घर के मीटर उतरना, फिर बिजली चले जाना, फिर सबसे बड़ी बात थी कि उमर अयूब उस वक्त सरगोदा की उस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जा रहे थे, उनकी ज़मानत लगी हुई थी और वो सारी उसको सिक्योरिटी के नाम पर उसको बंद कर दिया गया था, लिटिगेंट्स अंदर नहीं जा सकते थे। तो ये सारी बातें उन्होंने लिखी थी अपनी उस, और बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने एक जजमेंट देनी थी जो मियाँ वाली के जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत उसमें थे, मुल्ज़मान थे, उनकी जजमेंट देनी थी और उन्होंने बरी भी कर दिया था। तो उस तनाजुर में मुदाखलत का जो एक एलिमेंट पहले तो 6 जजेस से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने भी लिखा था और उस पर बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर किया था, बड़ा सख्त ऑर्डर किया था शहजाद अहमद घेबा जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो ये मामला भी उनके सामने था। तो आज की जो मीटिंग है उसमें 4-5 जो पहलू हैं उनको कवर करने की कोशिश की गई है। एक तो एक बड़ी ही अहम खबर है कि इस्लामाबाद में एक जेल बनने जा रही है। जेल पहले वैसे उस पर काम तो तकरीबन पिछले 4-5-6 साल से जारी है, लेकिन अब हुकूमत ने, मतलब अटॉर्नी जनरल ने आज उस मीटिंग में बताया है जजेस को कि हम इस्लामाबाद की जेल दिसंबर तक फंक्शनल कर देंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि 2 महीने में इसका मतलब ये है कि जो लोग इस्लामाबाद के जिनके केसेस उस जुरिस्डिक्शन में फॉल करते हैं वो अडियाला जेल से निकल कर इस्लामाबाद के जेल में आ जाएंगे। और ये इसमें इमरान खान शामिल है डेफिनेटली, क्योंकि
अडयाला जेल में 2200 कैदियों की गुंजाइश है, 8000 कैदी वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इस तनाजुर में भी वहाँ पे जो ओवरलोड है वहाँ पे जो अडयाला जेल में, यहाँ आने के बाद ये हो जाएगा मामला। लेकिन इमरान खान साहब की मुंतकिली इसमें बड़ी अहम होगी, क्योंकि इमरान खान के जो केसेस हैं वो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन, मतलब जो एहतसाब अदालत है वो भी इस्लामाबाद की है और जो FIA की अदालत है वो भी इस्लामाबाद की, दोनों ट्रायल जो चल रहे हैं तो वो शिफ्ट हो सकते हैं अगर हुकूमत ने नेक्स्ट मंथ उसको फंक्शनल कर दिया। तो ये एक बड़ी अहम खबर थी। इसके अलावा एक खबर जो है वो मुदाखलत के हवाले से भी वो बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ और कि फोरेंसिक लैब जो है यहाँ पे जितने भी फौजदारी के केसेस होते हैं, उन फौजदारी के केसेस में किसी भी मुलज़म को पकड़ते ही है पुलिस या FIA, तो उसका जो वॉइस मैचिंग एक टेस्ट होता है, फिर जो अगर कोई वीडियो हो तो उसमें जो फोटोग्रामेट्री एक टेस्ट होता है कि आप वीडियो में जो नज़र आ रहा है बंदा क्या एक्चुअली वही है या वीडियो को एडिट तो नहीं हुई। तो इस किस्म की फोरेंसिक के लिए पंजाब फोरेंसिक लैब जो लाहौर में उसकी खिदमात ली जाती हैं, तो इसलिए सबको वहाँ पे जाना पड़ता है। तो ये भी एक ऐसा काम है। एक तो पब्लिक एक्सचेकर से इतना खर्च हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की अलग से जो लैब भी होनी चाहिए, बाकी सूबों के भी अलग अलग, लेकिन इस्लामाबाद के लिए भी बात हुई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम बात यह है कि मुदाखलत के हवाले से जो आज की जो मीटिंग थी उसमें ज़राए ये बताते हैं कि जो चीफ़ जस्टिस हैं याह्या अफरीदी, उनकी जानिब से ये कहा गया कि उन्हें एश्योरेंस दी गई है, यकीन दहानी करवाई गई है कि मुदाखलत नहीं होगी। वैसे उन्होंने पहले जो स्पीच की थी उस स्पीच का भी उनका यही था कि जो इख्तियारात की तकसीम है, फिर मैं बिल्कुल आप इसमें ऐड कीजिएगा कि स्पीच में भी उन्होंने यही बात की थी पहली तकरीर में कि जो इख्तियारात की तकसीम है, मतलब ना हम उस तरफ जाएंगे ना हमारी तरफ कोई आएगा। तो अब उन्होंने ये बात की है। और इससे कबल भी एक और मीटिंग का भी मुझे ज़राए से जो है मालूम हुआ था कि उन्होंने ये पैगाम दिया है जजेस को। असल में बुनियादी तौर पर उन जजेस पर प्रेशर भी होता है, मुदाखलत का भी प्रेशर होता है और मुख्तलिफ एंगल्स से प्रेशर होता है। और ख़ास तौर पर जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जजेस हैं, एक तो उनके पास बड़े हार्डकोर क्रिमिनल्स भी होते हैं, मतलब दहशतगर्द भी होते हैं, उनका तो एक डिफरेंट किस्म का एक प्रेशर या एक खौफ होता है। लेकिन इस वक्त पॉलिटिकल केसेस भी उनके पास हैं, PTI के केसेस भी उनके पास हैं। अब PTI की तरफ से या PTI के मुखालफिन, मतलब हुकूमत की तरफ से या किसी और की तरफ से कि इनके केसेस में PTI को रिलीफ नहीं देना या PTI की जानिब से दिया जाए कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए, तो दोनों तरफ से जो प्रेशर होता है उसको निकालने के लिए, उनको अपने काम पर फोकस करने के लिए ये एक पैगाम जो है वो दिया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि आप अपने काम पर फोकस करें, कारकर्दगी दिखाएं, पेंडेंसी ख़त्म करें। और इसमें लेकिन जिन केसेस की टाइमलाइन फॉलो नहीं हुई, कई माह गुजर गए हैं, वो तो कानून के मुताबिक तो उसकी इजाज़त नहीं है। तो इसके ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं दी गई कि इन केसेस को वक्त के साथ जो है वो फौरी निपटाया जाए, और इनकी अगर नहीं होता तो फिर हाई कोर्ट में मामलात को लेके जाएगा। डायरेक्टली इस हवाले से कोई जो है वो नहीं दी गई डायरेक्शन। ये कहा गया है कि केसेस जल्द कैसे निपटाने हैं, इस हवाले से एक मेकनिज़म बनाएं, क्योंकि आपको पता है कि जो डायरेक्टली जो हाई कोर्ट्स हैं वो उसके इंतज़ामी जजेस होते हैं जो डायरेक्टली एंटी टेररिज्म कोर्ट्स जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनको देख रहे होते हैं। तो उनके पास एक रास्ता मौजूद है उन हाई कोर्ट्स के जजेस के पास कि वो आज ख़ुद कोई एक ऐसा मेकनिज़म बना लें कि जिस मेकनिज़म पर चलते हुए जो पेंडेंसी है वो ख़त्म हो या ज़ेर इल्तवा केसेस के जल्दी फैसले हों। उसमें अब ये डिस्कशन हुई तो नहीं है, लेकिन एक सवाल जो है हुकूमत की जानिब से भी उठाया जाता है, जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जानिब से भी और PTI की जानिब से भी, और वैलिड क्वेश्चन है कि PTI के जो लोग हैं 9 मई के केसेस में 1.5 साल हो गया उनको जेल में, अभी तक उनके ट्रायल आगे नहीं बढ़ सके और ट्रायल बहुत जल्द उनके फैसले होने के भी इम्कानात नहीं है। तो अगर 1.5 साल एक बंदा जेल में रह जाए तो ये आज खुद एक ग्राउंड बन जाता है उसकी ज़मानत का। तो अब 2 ही रास्ते हैं, या तो ये है कि एहतसाब जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं वो ये केसेस जल्दी निपटाएं, जहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने या उस कमेटी ने ये कहा है कि आप सारे केसेस की बात की है, उसमें 9 मई के केसेस भी आते हैं, और जो जजेस जहाँ पे नहीं लग रहे उनके, अब इमरान खान साहब के जो ज़मानतें हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रही, प्रोसिक्यूशन नहीं आई। तो मल्टीपल इसमें चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में दोनों एंगल से उसको देखा जाए तो हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाती रही है कि ये अदालतें
इन केसेस को जल्दी नहीं निपटा रही। पहले भी हमने एक वीडियो में बात की थी कि इसकी जिम्मेदार प्रोसिक्यूशन भी है। प्रोसिक्यूशन जो है, जिस केस में जितने मुल्ज़मान ज़्यादा होंगे, जितने गवाह ज़्यादा होंगे, उसका ट्रायल मुकम्मल होते हुए बड़ा टाइम लग जाता है। तो ये भी एक वजह है। तो इस जब ट्रायल में ताख़ीर हो रही हो तो उसका फ़ायदा मुल्ज़म को मिलता होता है, उसकी ज़मानतें होती हैं। तो अब ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक पैगाम मुदाखलत ना होने और जल्दी निपटाने का जो पैगाम है, इसके असरात इस तरह भी आएंगे। लेकिन आपको ये फीलिंग नहीं आती जब मैं उस लेटर को पढ़ता हूँ जो 25 मई को लिखा गया था उन जजेस की तरफ से, काजी फाइज ईसा साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 25 मार्च को सॉरी ख़त लिखा गया था, जिसमें बताया गया था कि मदाखलत हुई। और जब उसकी टाइम लाइन बताते हैं तो ये बताते हैं कि इस दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यकीन दहानी कराई कि मुझे एश्योरेंस मिल गई है कि मदाखलत नहीं होगी। और फिर वो कहते हैं कि उसके बाद इतनी मदाखलत हुई। तो ये तो वही इतनी मदाखलत हुई कि हमें वहाँ से निकलकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ आना पड़ा। यही तो फिर बात, यही तो वो काम था जो आमिर फारूक साहब का था। तो यानी याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो आमिर फारूक साहब ने उसका सलूशन निकाला था। दूसरा इसका पहलू ये है कि जब जस्टिस याहिया अफरीदी ये मैसेज देंगे कि मदाखलत की यकीन दहानी हो गई है, इसका मतलब है कि हुकूमत में राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात को तस्लीम करते हुए कि मदाखलत हुई है, ये मदाखलत करते थे एग्जीक्यूटिव के मामलात में जजेस, और इनकी तरफ भी मदाखलत हुई एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये नहीं होगा अब कि इसमें फ़लाँ को ये सज़ा दे दो, फ़लाँ को ये सज़ा दे दो, आइंदा के लिए यकीन दहानी ले लें कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको नहीं लगता कि जो नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब का जो मॉडल है इस मसले के सोल्यूशन का, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि आप ना हमारी तरफ आए, हम आपकी तरफ नहीं आएंगे। आइंदा कुछ नहीं होगा, माजी को भूल जाए, मिट्टी पाओ, वो जो चौधरी शुजात साहब का फॉर्मूला। बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया है कि मिट्टी पाओ पॉलिसी के माजी से जो कुछ हुआ उसको तो भूलें, आगे बढ़ते हैं और आगे मुदाखलत नहीं होगी। लेकिन दूसरी बात भी आपने ठीक बात की कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी ये कहा था कि उनको यकीन दहानी कराई गई है, लेकिन इसके बावजूद मामलात जारी रहे और उन 6 जजेस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ जाना पड़ा। एक और यकीन दहानी भी हुई थी, ये आई थिंक 13 जनवरी था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल ने, हुकूमत का सबसे बड़ा लॉ अफसर, उसने यकीन दहानी कराई थी कि आज के बाद, मतलब 13 जनवरी 2024 के बाद कोई बंदा इन्फोर्स डिसअपीयरेंस उसकी नहीं होगी। लेकिन हमने देखा कि वो हो रही हैं। तो यकीन दहानियाँ तो पहले भी करवाई जाती रही हैं, तो अब भी है यकीन दहानी। तो ये जो ATC जजेस के साथ मुलाकात में ये जो गुफ्तगू है, उसके बाद आपको नहीं लगता कि जो हमारे जहनों में सवालात मौजूद थे, कल यानी कि 8 नवंबर जुमे के दिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के हवाले से, कि जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने उनसे इस्तदा की हुई है कि आप हमारे लिए एक तो डायरेक्शन जारी करें, एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाएं और ये जो मुदाखलत हुई है इसके ऊपर हमें बताएं कि हमने क्या करना है, और हमारे साथी जजेस जिनके इल्म में ये आए कि किसी जज के साथ ये सूरत हाल है तो उन्होंने क्या करना है। तो मेरा ख्याल है कि फिर तो यही जो आज जुमेरात को गुफ्तगू हुई है, इसका मतलब है कि ये जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी मामला ऐसे ही सेट होगा। डेफिनेटली वो तो एग्जैक्टली फोरम ही है। हाँ, इनके रेफरेंसेस फारिग हो जाएंगे। अब नहीं, ये हम इसमें कुछ नहीं कह सकते कि रेफरेंसेस फारिग हो जाएंगे, क्योंकि इनिशियल असेसमेंट हर कंप्लेंट और रेफरेंस की ली जाती है कि इनिशियली देखा जाता है कि इसमें कुछ है या सिर्फ को फ्रिवलस किस्म का डाला गया है तो फारिग हो जाता है। तो उसमें है तो हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन सब के खिलाफ हैं। तो देखना ये है कि उसको कैसे देखेंगे। लेकिन एक जो मुदाखलत का जो एग्जैक्टली जो मामला है, ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ जुड़ा हुआ है, और ये एक इम्कान है कि उस जो इजलास है, उस इजलास के ज़रिए कोई ऐसा ज़ाब्ता इखलाक आ जाए कि आइंदा से अगर किसी ने, मतलब ठीक है यकीन दहानियाँ तो हो गई, लेकिन आइंदा से अगर किसी ने कोई ऐसी जो है वो की मुदाखलत करने की कोशिश की, किसी जुडिशल मामलात में इंटरफेरेंस की कोशिश की, तो उसको हैंडल कैसे करना है। क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस कह रहे थे कि इसको कैसे हैंडल करना है। उन्होंने एक मैकेनिज्म भी बना कर दिया था कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस हमारा होगा। एक केस में उन्होंने जो जैसे जहांगीरी का केस है, उस केस में एक बेंच बना भी था, वो उसके बेंच की आगे समातें नहीं हुई, लेकिन इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस की बात आई थी,
एग्जैक्टली उसके पैरामीटर्स बताए गए थे। फिर जो सिविल जजेस हैं, सेशन जजेस हैं, उनको बताया गया था कि आपने कैसे रिस्पॉन्स करना है, इसको कैसे हाई कोर्ट को बताना है, अपने जो इंतज़ामी जज है उसको कैसे बताना है, उस पर कैसे एक्शन होगा, अगर कोई नहीं बताएगा तो उसके हवाले से क्या तय होगा। तो ये एक मैकेनिज्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, बाकी हाई कोर्ट्स ने भी दिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि कल जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, उस इजलास में कोई ऐसा मैकेनिज्म बना दिया जाए कि फ्यूचर में अगर मुदाखलत हुई तो उसको रोकने के लिए ये तरीकाकार होगा, ये तरीकाकार होगा। और फाइनली यानी मुझे ये भी बता दें कि वो जो एक बेंच बना था, यानी जब ये ख़त आया था, ख़त के बाद फुल कोर्ट मीटिंग हुई, मीटिंग में कुछ और कहा गया, बाहर कुछ और ख़बर आई, फिर काजी फ़ाइज़ ईसा ने वज़ीर आज़म से मुलाकात कर ली, मुलाकात करके उन्होंने यक रुकनी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया, प्रेशर बन गया, खतूत लिखे गए, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने माजरत कर ली। उसके बाद फिर फुल कोर्ट मीटिंग हुई। उस मीटिंग में हमें पता चला कि कुछ जजेस हैं, ख़ास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला, उनके और फिर दीगर जज साहिबान के और काजी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान को हॉट एक्सचेंज हुआ, फिर एक बेंच बना दिया गया। उस बेंच की प्रोसीडिंग जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये कहा गया था कि ये अदलिया के हीरो हैं, हाँ। ये जजेस, और इसको चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बहुत माइंड किया था, माइंड भी किया था। और फिर जब वो जो बन गया बेंच, वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तबीयत की नासाजी के बाइस वो ख़त्म हो गया। अब आइन तब्दील हो गया है जी। अब वो जो इस किस्म के मुकदमात हैं, मामलात हैं, उन्होंने जाना है आइनी बेंच के पास। तो अब दो ही चीज़ें हैं, या तो वो केस बस अब वो बेंच कभी भी नहीं बनेगा, वो ख़त्म समझे मामला, या ये आइनी बेंच की तरफ इनका मामला जाके वहाँ पर अगर तो कल ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस ख़त को एड्रेस कर देती है, मतलब क्योंकि ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को था और ख़त ये था कि मैकेनिज्म बनाए, अगर एड्रेस हो जाता है तो मेरा ये ख्याल है कि फिर वो हो सकता है जुडिशल साइड पे चीज़ें आगे ना बढ़ें, यहीं से अब आगे बढ़ेंगी। एक चीज़ जो मुझे असेसमेंट है मेरी, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है कि अब शायद माजी की तरफ ना देखा जाए कि जो हो चुका राना सना फार्मूला, बट ठीक और राना सना फार्मूला जो है वो लगता है कि अब हो जाएगा। तो ये है मामला। अब दो अहम चीज़ें हैं, एक दायरे के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें से क्या निकलता है। जिन मुकदमात को दो जज साहिबान, सीनियर तरीन जज साहिबान लगवाना चाह रहे थे, अब उनमें से एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा नहीं रहे, जस्टिस मुनीब अख्तर। वहाँ से क्या 26वीं आइनी तरमीम को का रिव्यू करना, इस मामले के ऊपर क्या फ़ैसला होता है। दूसरा जो 12 जुलाई के फ़ैसले के पर अमल दरामद है, मखसूस नशिस्तों को और तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट होना या ना होना, इन दो केसेस को फिक्स किया जाता है, इसके लिए बेंच बनाए जाते हैं या नहीं। और फिर दूसरा मामला जहां हम बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, ये 0 पॉइंट इस्लामाबाद, सेंटर ऑफ इस्लामाबाद, यहाँ से लगभग जो है वो तकरीबन 33 किलोमीटर दूर अडयाला जेल। क्या अडयाला जेल में हुआ अलकादर ट्रस्ट केस, वो किस स्टेज के ऊपर पहुँच चुका है, और वहाँ पर इमरान खान साहब ने कुछ गुफ्तगू भी की है मीडिया ने। आने वाली वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।